नमस्कार साथियों, मैं कुणाल आप सभी का संस्कृति पीसीएस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग करंट अफेयर डिस्कशन प्रोग्राम में फिर एक बार कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि आज की हम लोग की इस क्लास में कौन कौन से विषय रहने वाले हैं। तो आज के हमारे जो चर्चा के विषय हैं उनमें सबसे पहला विषय है इरेडा को नवरत्न का दर्जा। दूसरा विषय है ब्रू जनजाति द्वारा पहली बार त्रिपुरा में मतदान। तीसरा विषय है अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस। फिर हम लोग बात करेंगे अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। इसके साथ ही महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन और अंत में हम लोग बात करेंगे माइक्रोसॉफ्ट का कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल फी 3 मिनी। 6 महत्वपूर्ण विषय, सभी जगह आपके लिए कुछ खास और इंटरेस्टिंग फैक्ट जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और चीज़ों को समझना शुरू कर देते हैं। सबसे पहले समझते हैं हम लोग भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको हम लोग जान रहे हैं वर्तमान में अभी इरेडा के रूप में। तो इसे मिला है नवरत्न का दर्जा। तो इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा कर लेते हैं। तो न्यूज़ हमारी यही है। आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। जब एक कंपनी को नवरत्न दर्जा प्राप्त हो जाता है तो उसे क्या क्या लाभ मिलते हैं। अब जाहिर सी बात है ना कि आपको कुछ खास मिला है, अब आप एक नवरत्न कंपनी हो गए हैं। पहले आप क्या थे, मिनी रत्न श्रेणी 1। ये बात ध्यान रखिएगा कि 3 प्रकार की होती हैं यह श्रेणियाँ। सबसे बड़ा होता है महारत्न, उसके बाद में होता है नवरत्न और फिर इसके बाद में होता है मिनी रत्न। मिनी रत्न की स्थिति यह होती है कि यहाँ पर 2 श्रेणियाँ होती हैं, मिनी रत्न श्रेणी 1 और मिनी रत्न श्रेणी 2। तो यह कंपनी पहले मिनी रत्न श्रेणी 1 में थी, इसने अच्छा प्रदर्शन किया जिसकी वजह से अब यह नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर चुकी है। इसको इस रूप में क्या क्या लाभ मिलने वाले हैं, तो देखिए एक खास यहाँ पर बात यह है कि अब इसको केंद्रीय प्राधिकरण की अनुमति नहीं लेनी होगी। किस काम में? इसको 1000 करोड़ रुपए तक के महत्वपूर्ण निवेश निष्पादित करने के लिए अब जरूरत नहीं पड़ेगी केंद्रीय प्राधिकरण से अनुमोदन लेने की, जबकि पहले पड़ा करती थी। इसके अलावा इसको एक खास अधिकार अब यह भी मिल जाएगा कि हर वर्ष अगर अब ये चाहे तो अपनी नेटवर्थ का 30% तक आवंटित कर सकता है। इसको अनुमति है इस चीज़ की। पर यहाँ पर एक बात इसको ध्यान रखनी होगी कि इसकी जो नेटवर्थ है उसका 30% 1000 करोड़ रुपए से कम रहना चाहिए, इस अमाउंट को क्रॉस नहीं करना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर इसको अनुमति मिल जाएगी, संयुक्त उद्यमों में यह साझेदारी कर सकता है। इसके साथ ही यह अब शुरू कर सकता है विदेशी सहायक कंपनियों को स्थापित करना। यह भी इसका एक महत्वपूर्ण विषय है। तो इस प्रकार से इसको कुछ नई नई चीज़ें मिल रही हैं। वहीं इसके अलावा इसका जो निदेशक मंडल है अब वह एक खास अधिकार को प्राप्त कर चुका है, जो है भारत और विदेशों में विलय करना या फिर अधिग्रहण करना। ये कुछ खास अधिकार हैं जो अब मिल गए हैं नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर लेने के बाद में इरेडा को। तो इस प्रकार से इसकी स्थिति सुधरेगी। अब यह सभी अधिकार क्यों मिल रहे हैं आप लोग यह भी समझिए। दरअसल यह एक कंपनी है, तो अब क्या होगा कि जिस प्रकार से यह देश में काम कर रही थी, इसको विदेशों में काम करने की अनुमति भी मिल जाएगी। इससे इसकी नेटवर्थ भी बढ़ेगी, इससे इसका प्रॉफिट भी बढ़ेगा और इतना ही नहीं, यह इकोनॉमी को बूस्ट करने में महत्वपूर्ण रूप से एक सहायक कंपनी बनेगी और धीरे धीरे खुद को बूस्ट करते हुए हो सकता है कि जल्द ही यह महारत्न का दर्जा भी प्राप्त कर ले। हर एक चीज़ संभव है। तो ये कुछ खास लाभ इसको हो रहे हैं। इसके साथ ही हम लोग को यह भी जानना जरूरी है कि इरेडा दरअसल कंपनी किस प्रकार की है, क्या क्या जिम्मेदारियां इसके पास में रहती हैं, यह भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तो देखिए इसका पूर्ण रूप यही है, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी, जिसको हम लोग इरेडा के रूप में जान रहे हैं। इसकी स्थापना हुई है वर्ष 1987 में। यह कंपनी नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत रह के कार्य करती है। और आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के तहत रह के कार्य करेगी तो क्या क्या कार्य कर सकती है। अब जिम्मेदारी भी इसके ऊपर यही है। जिम्मेदारी है रिन्यूएबल एनर्जी की, यानी कि जब जब बात हो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से संबंधित परियोजनाओं की, तो इसके ऊपर जिम्मेदारी है कि आप उसके लिए धन आवंटित कराने के लिए तैयार रहें। इसके साथ ही भारतीय रिजर्व बैंक ने भी इसको अपने तहत अधिसूचित किया हुआ है और आरबीआई इसको एक गैर बैंकिंग वित्तीय संगठन के रूप में मान्यता देता है। तो ये इरेडा से जुड़ी हुई कुछ खास बातें जो आपके लिए ज़रूरी थी। इसके साथ ही आपको जानना भी ज़रूरी है कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम किस प्रकार के होते हैं। तो इनकी 3 श्रेणियाँ होती हैं, बता चुका हूँ, महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। लेकिन निर्धारित कैसे होती हैं, तो इसके निर्धारण के लिए 2 महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। पहला है लाभ और दूसरा है नेटवर्थ। अगर आपका लाभ वर्ष दर वर्ष बढ़ता रहता है और आप उन मानकों में आ जाते हैं जो हमारी केंद्र सरकार के द्वारा निर्धारित हैं, तो उस स्थिति में हम यहाँ पर देखते हैं कि आपको धीरे धीरे अपग्रेड कर दिया जाता है। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा, अगर आप एक महारत्न कंपनी बन जाते हैं और लगातार अपना नेटवर्थ, अपना प्रॉफिट मेंटेन करके रखते हैं, तो आपको महारत्न में ही रखा जाएगा। इसके ऊपर जाने की कोई भी श्रेणी नहीं है। लेकिन जो कंपनियों का सफ़र होता है वह शुरू होता है मिनी रत्न श्रेणी 2 से। सबसे पहले आप यहाँ होते हैं, आपकी स्थिति में सुधार होता है, आप मिनी रत्न श्रेणी 1 में आ जाते हैं। इसके बाद में आप सीधा नवरत्न में पहुँचते हैं और उसके बाद में महारत्न में पहुंचते हैं। तो अभी हम लोग बात करें इरेडा की। इरेडा पर आया, मिनी रत्न श्रेणी 1 में थी, अब नवरत्न में आ गई है। चीज़ें इतनी क्लियर हैं। किसी अगर कंपनी को
अगर हम लोग चाहें कि नवरत्न श्रेणी का दर्जा दिया जाए, अभी वह पहले मणिरत्न श्रेणी 1 में है, तो किस प्रकार से वह चीज़ों को आगे बढ़ाएगी या क्या क्या निर्धारक मानक हैं इसके लिए, ये भी पता होने हम लोग को ज़रूरी है। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यहाँ पर यह है कि बीते 5 वर्षों में उस कंपनी ने 3 में से समझौता ज्ञापन प्रणाली के तहत अच्छी रेटिंग प्राप्त की हो। अगर पिछले 5 वर्षों में हमने लगातार कार्य करते हुए आपने 5 वर्षों में से एटलीस्ट 3 वर्षों में अच्छी रेटिंग प्राप्त कर ली है, तो उस स्थिति में आपको अपग्रेड करने के लिए सोचा जा सकता है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, जैसे कि 6 प्रदर्शन मानदंड हैं इसके लिए, और ज़रूरी है कि इन 6 प्रदर्शन मानकों के अंदर आप कम से कम 60 अंक प्राप्त करें या उससे अधिक प्राप्त करें। यदि आप इतने अंक प्राप्त करेंगे तो ही आप जाएंगे नवरत्न की श्रेणी में, अदरवाइज आपको मणिरत्न के अंदर ही रहना होगा। क्या क्या है इसके अंदर शामिल? सबसे पहली बात है इसके अंदर प्रति शेयर कमाई की। प्रति शेयर कमाई के लिए आपको 10 अंक दिए जाते हैं, डिपेंड करता है आप कितने इसमें से प्राप्त कर पाते हैं, चाहो तो 10 के 10 ले लो या फिर इससे कम, लेकिन जब सबको कैलकुलेट कर रहे हैं तो कम से कम 60 अंक तो हों। यदि इससे कम होंगे तो फिर आपको विचार में नहीं लिया जाएगा। दूसरी बात है इसके अंदर शुद्ध पूंजी और शुद्ध लाभ की, 25 अंक इसके लिए भी निर्धारित है। इसके बाद है उत्पादन की कुल लागत के सापेक्ष जनशक्ति पर आने वाली लागत, 15 अंक इसके लिए भी निर्धारित है। कारोबार पर ब्याज और करों से पहले अर्जित लाभ, इसके लिए भी 15 अंक निर्धारित है। नियोजित पूंजी के लिए मूल्यह्रास, ब्याज और करों से पहले अर्जित लाभ, इसके लिए 15 अंक हैं। वहीं अंतर क्षेत्रीय प्रदर्शन के लिए 20 अंक हैं। तो इस प्रकार ये अलग अलग 6 हमारे पास में मानक हैं। इन 6 मानकों में प्रदर्शन करते हुए किसी कंपनी को 60 अंक प्राप्त करने होते हैं। 60 अंक प्राप्त करके आप नवरत्न का दर्जा प्राप्त कर लेते हैं। तो यह सारी महत्वपूर्ण बातें थी इरेडा की, और इसके साथ ही हम लोगों ने यह भी जाना कि किसी कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा किस प्रकार से मिलता है और मिलने के बाद में उसे क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग हमारी दूसरी न्यूज़ पे। हमारी दूसरी न्यूज़ बात कर रही है ब्रू जनजाति द्वारा पहली बार त्रिपुरा में मतदान के बारे में। ब्रू जनजाति ने त्रिपुरा में मतदान किया है, पहली बार हुआ है ऐसा। अब यहाँ लोकसभा चुनावों में इन्होंने मतदान तो कर दिया, पर ये चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है, इतना अधिक विचार क्यों कर रहे हैं इसके ऊपर, क्यों न्यूज़ इसको इतना हाईलाइट कर रही है, ये भी समझना ज़रूरी है। तो न्यूज़ यही है कि ब्रू जनजाति ने पहली बार लोकसभा चुनाव में त्रिपुरा के मतदाता के रूप में मतदान किया। अब इन्होंने पहली बार त्रिपुरा के मतदाता के रूप में मतदान किया है, इससे पहले की इनकी स्थिति क्या थी यह भी समझना ज़रूरी होगा। और जनजातियां हमेशा ही हम लोग देखते हैं कि भारत में चर्चाओं में रहती हैं, और हमारा जो आयोग है ना, यह भी अनेक जनजातियों से प्रश्न पूछता रहता है। ये स्थिति भी हम लोग देखते हैं। तो क्यों खास है मामला? ये मामला इस वजह से खास है क्योंकि ब्रू जनजाति जो है यह मिजोरम की जनजाति है। अब तक की इनकी स्थिति यह थी कि मिजोरम के मतदाता के रूप में ही यह लोग पंजीकृत थे, लेकिन इन्हें एक बड़े जातीय संघर्ष का सामना करना पड़ा। और जिस प्रकार से इन्होंने जातीय संघर्ष का सामना किया, तो यह पूर्वोत्तर वाले क्षेत्र में अलग अलग हो गए, वहाँ पे बिखर गए। सबसे बड़ा विस्थापन माना जाता है पूर्वोत्तर भारत का। पूर्वोत्तर भारत में सबसे बड़ा आंतरिक विस्थापन के रूप में इसको सभी लोग जानते हैं। अगर आंकड़ों की समझे तो पता लगता है कि भाई मिजोरम के लगभग 37,000 ब्रू जनजाति के लोग थे जिन्होंने जातीय संघर्ष के कारण मिजोरम छोड़ा और आसपास वाले क्षेत्र में जाकर के यह बसने लग गए। अगर मुख्य रूप से इनके बसने की बात करें तो त्रिपुरा वाला क्षेत्र खास था। तो इसी वजह से देखा गया कि जब ये जातीय संघर्ष हुआ तो जातीय संघर्ष के बाद इन लोगों ने मिजोरम तो छोड़ दिया, लेकिन मिजोरम को छोड़ देने के बाद इन्होंने एक लंबा समय राहत शिविरों में बिताया। अब राहत शिविरों में लगातार जब ये समय बिता रहे थे तो इनके जो लीडर्स थे या इनको जो सपोर्ट करने वाले जो अलग अलग नेता थे, उनका रुझान भी इनकी तरफ हुआ। उन्होंने इनकी स्थिति को जाना, समझा, देखा और देखा कि भी किस प्रकार से आप राहत शिविरों के तहत एक खराब जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ज़रूरी है कि आपको एक स्थायी जीवन दिया जाए, आपके अधिकारों का संरक्षण किया जाए, आपको मानवाधिकार प्रदान किए जाए, जिनका लगातार हम देख रहे हैं कि अलग अलग स्थितियों में जिन के ऊपर चोट पहुंची है। सभी चीज़ों को समझा गया। सभी चीज़ों को समझ लेने क्या हुआ कि आपको अब राहत शिविरों में नहीं रहना है, तो कहाँ रहना है, इसको लेकर के बातचीत चली कि इनको जी त्रिपुरा में बसाया जाए स्थायी रूप से। लेकिन कैसे बसाया जाएगा, तो ज़रूरी है सरकार सभी चीज़ों के लिए इनिशिएटिव ले और आगे बढ़े। तो वर्ष 2020 में एक समझौता होता है। यह जो समझौता होता है ये हमारी केंद्र सरकार, त्रिपुरा राज्य सरकार, अब जनजाति कहाँ की है, मिजोरम की। तो मिजोरम की सरकार, इसके अलावा ब्रू जनजाति के जो बड़े लीडर थे, ये अलग अलग 4 पक्ष हम यहाँ देख रहे हैं। इन चारों पक्षों के मध्य समझौता होता है और समझौता करते हुए निर्णय लिया जाता है कि ब्रू जनजाति को स्थायी रूप से त्रिपुरा में बसाया जाएगा। यहाँ पर एक प्रश्न ये भी बनता है कि ब्रू जनजाति वर्तमान में किस राज्य में निवास करती है, तो त्रिपुरा याद रखिएगा, ये भी तो प्रश्न हो ही सकता है ना। बिल्कुल। तो ब्रू जनजाति के लिए ये पूरा समझौता होता है, समझौते के बाद इनको त्रिपुरा में बसा दिया जाता है, त्रिपुरा में ये रहने लगते हैं। अब एक खास बात आप लोग यहाँ पर देखिए, नोटिस कीजिए कि हम लोग जो न्यूज़ चर्चा कर रहे हैं वो यह है कि इन्होंने पहली बार लोकसभा चुनावों में त्रिपुरा के मतदाता के रूप में मतदान किया है। तो ये यही वाली स्थिति है। समझौता कब हुआ, वर्ष 2020 में समझौता हुआ। पिछले लोकसभा चुनाव कब हुए थे,
2019 में हुए थे। 2020 में समझौता हुआ, फिर इनको ला करके बसा दिया गया त्रिपुरा। इससे पहले मिजोरम में रह रहे थे, तो इसी वजह से मिजोरम में मतदान कर रहे थे, मिजोरम के मतदाता के रूप में ये लोग जाने जा रहे थे। स्थिति बदली, त्रिपुरा में बसाया गया और पहली बार इनके सामने अब जो लोकसभा चुनाव हो रहा है वो 2024 का ही हो रहा है, तो इसी वजह से इन्होंने यहाँ पर मतदान कर दिया है। लेकिन सुर्खियाँ बटोर रही है ये न्यूज़ भी। चीज़ें क्लियर। कुछ बातें ब्रू जनजाति के बारे में आपको जानना हो तो याद रखिएगा कि यह मिजोरम का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक आदिवासी समुदाय है। इन्हें रियांग के रूप में भी जाना जाता है। यह खास तौर से संबंधित है म्यांमार के शान प्रांत के पहाड़ी क्षेत्रों से। ये वहाँ के मूल निवासी माने जाते हैं। इनकी जो बोली है वह भी रियांग है, और रियांग जो इनकी बोली है उसके अंदर अगर आप ब्रू को समझना चाहें तो पता लगेगा कि ब्रू का अर्थ होता है मानव। चीज़ें क्लियर। बढ़ते हैं आगे। हमारी अगली न्यूज़ क्या कह रही है, जरा इसको भी हम लोग समझ लेते हैं, क्योंकि बात करनी है हमें अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के बारे में। पसंद होगा, आजकल तो बहुत नृत्य का चलन है, सबको नृत्य करना पसंद भी है, चाहे बारात में हो या फिर ऑन द फ्लोर, चीज़ें चलती रहती हैं। क्या है यहाँ पर स्थिति, 29 अप्रैल को अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन किया गया है, इसी वजह से हम लोग पढ़ रहे हैं। तो अगर हम लोग बात करें अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस की, तो हमें पता लगता है कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वहीं नृत्य को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस का आयोजन हर वर्ष किया जाता है। 29 अप्रैल को ही किया जाता है, दिन निर्धारित है। इस दिन की शुरुआत होती है वर्ष 1982 में, और वर्ष 1982 में सभी निर्णय लिए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान की नृत्य समिति के द्वारा, और ये निर्धारित कर देते हैं कि भाई 29 अप्रैल के दिन ही हम लोग अब हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाने वाले हैं। पर एक प्रश्न यहाँ पर अब यह भी तो आता है ना कि 29 अप्रैल का दिन ही क्यों मना रहे हैं 29 अप्रैल को। तो देखिए 29 अप्रैल इस मामले में खास है क्योंकि इस दिन एक फ्रांसीसी नर्तक हैं जिनका नाम है जीन जॉर्जेस, इनका जन्म हुआ था। बहुत फेमस है ये नृत्य की दुनिया में। तो इनको रिकॉग्नाइज करते हुए और इनके द्वारा किए गए जो कार्य थे उन सभी को प्रोत्साहित करने के लिए, जन जन तक पहुंचाने के लिए, इनसे संबंध में जागरूकता बढ़ाने के लिए 29 अप्रैल का दिन निर्धारित कर दिया गया। और हम देखते हैं कि वर्ष 1982 से अब तक लगातार हर वर्ष 29 अप्रैल का दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस के रूप में लगातार मनाया जा रहा है। अच्छी चीज़ें हैं। अगर हम लोग कुछ बातें करना चाहें अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच संस्थान के, तो याद रखिएगा कि यह विश्व का सबसे बड़ा प्रदर्शन कला संगठन है। इसकी स्थापना वर्ष 1948 में हुई थी और इसका जो मुख्यालय है यह है पेरिस में है। चीज़ें क्लियर। ओके, आगे बढ़ते हुए देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ क्या कह रही है अंडर 20 एशियाई एथलेटिक्स चैंपियनशिप के बारे में। तो इसी वजह से चर्चा का विषय हमारा यह बना हुआ है क्योंकि 21वीं एशियाई अंडर 20 एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन हाल ही में हुआ था। कहाँ हुआ था? दुबई में हुआ था, और इसका जो आयोजन था दुबई में यह हुआ है 24 से 27 अप्रैल तक। समापन हो गया, चीज़ें कंप्लीट हो गई, तो ज़रूरी थोड़ा सा पढ़ लिया जाए क्योंकि पीसीएस परीक्षाओं में चीज़ें बहुत आती हैं। क्या है खास मामला? इसकी मेज़बानी यूएई एथलेटिक्स फेडरेशन के सहयोग से एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के द्वारा की गई है। अगर हम लोग बात करें भारत का प्रदर्शन किस प्रकार रहा, तो भारत ने इस पूरी प्रतियोगिता में 29 पदक जीते, और 29 पदकों में अगर हम लोग बात करें तो 7 स्वर्ण है, 11 रजत है और 11 कांस्य है। हालांकि हम लोग यहाँ पर स्थिति को समझे तो पता लगता है कि कुल पदक हासिल करने वाली स्थिति में भारत का जो स्थान है वह सेकंड है, भारत दूसरे स्थान पर है। पहले स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे है यहाँ पर चीन। चीन ने कुल जीते हैं 29 पदक, और 29 पदकों में उसने प्राप्त किए हैं 16 स्वर्ण, 10 रजत और 3 कांस्य। तो टोटल संख्या में हमसे यह अधिक है, और इस पर गोल्ड ज़्यादा है। तो गोल्ड ज़्यादा होने की वजह से इसको क्या रखा गया है कि आगे रखा गया है हमसे। बाकी वो दोनों के कॉमन ही है 29 पदक, पर गोल्ड ज़्यादा है इसके पास, इस वजह से इसको फर्स्ट रैंक दी गई है। हमारे पास 7 ही स्वर्ण है, इसके पास 16 स्वर्ण है, यानी कि 2 गुने से ज़्यादा स्वर्ण इसने प्राप्त किए हैं। तो चीज़ें बराबर थी, गोल्ड को प्रायोरिटी दी गई और रैंक 1 मिल गई है चाइना को, हम लोग दूसरे स्थान पर रहे। कुछ बातें अगर आप एशियाई एथलेटिक्स एसोसिएशन के बारे में जानना चाहते हैं तो याद रखिएगा कि एशिया में एथलेटिक्स की सर्वोच्च संस्था है ये, लेकिन इसका मुख्यालय थाईलैंड के अंदर है। थाईलैंड का स्थान है पंथुमथानी, वहाँ पर इसका मुख्यालय स्थापित किया गया है। अगली न्यूज़ हमारी है महत्वपूर्ण खनिज शिखर सम्मेलन, हाल ही में आयोजित किया गया था, इसी वजह से चर्चाओं में है। तो इसका जो आयोजन है यह 29 और 30 अप्रैल को, यानी कि आज भी है, किया गया है। किसके द्वारा? खान मंत्रालय के द्वारा। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि खनिजों के संबंध में महत्वपूर्ण निर्णय लेने हैं। क्या क्या निर्णय है और क्या क्या है इस सम्मेलन के विषय ज़रा देख लेते हैं। तो देखिए, इसका जो आयोजन है यह किया गया है नई दिल्ली में इंडिया हैबिटेट सेंटर में, और इसका आयोजन हुआ अकेले नहीं है खान मंत्रालय द्वारा, बल्कि इसके अंदर कुछ सहयोगी संस्थाएं भी हैं। और इसमें जो सहयोगी संस्थाएं शामिल हैं उनमें सबसे पहला नाम है शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, दूसरा है काउंसिल ऑन एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर, तीसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये 3 महत्वपूर्ण सहयोगी संस्थाएं हैं इसकी। चीज़ें क्लियर हैं, और इनके माध्यम से ही ये पूरा का पूरा सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है।
क्यों किया जा रहा है, तो कुछ खास उद्देश्य हैं। सबसे पहला उद्देश्य है महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण के लिए भारत को एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करना। दूसरा महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि भारत के द्वारा खनिज के प्रसंस्करण क्षेत्र में सहयोग विकसित करना, इस क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना। ये सभी इसके महत्वपूर्ण उद्देश्य हैं और उद्देश्यों की वजह से इन्होंने क्या किया कि उद्योग जगत, स्टार्टअप, सरकारी अधिकारी, वैज्ञानिक, शिक्षाविद या जो भी महत्वपूर्ण हितधारक हो सकते हैं उन सभी को एक मंच पर लाने के लिए इस सम्मेलन का आयोजन कर दिया है। इस सम्मेलन के लिए इन्होंने फोकस के कुछ 8 प्रमुख खनिजों को भी निर्धारित किया है और इन 8 खनिजों में जो नाम शामिल है उनमें है ग्लूकोनाइज, इसे पोटाश के रूप में भी जाना जाता है, लिथियम, क्रोमियम, प्लैटिनम समूह, ग्रेफाइट, ग्रेफाइट से जुड़े टंगस्टन, दुर्लभ पृथ्वी तत्व यानी कि रेयर अर्थ एलिमेंट और ग्रेफाइट से जुड़े वेनेडियम। ये सभी वह महत्वपूर्ण 8 खनिज है जिन्हें निर्धारित किया गया इस सम्मेलन में फोकस के लिए। ठीक है, हमारी जो अगली न्यूज़ है वह कह रही है माइक्रोसॉफ्ट का कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI मॉडल V3 मिनी। तो देखिए, हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने एक छोटा सा मॉडल AI का उसका अनावरण किया है, जिस वजह से पूरा मामला चर्चाओं में आया है। माइक्रोसॉफ्ट ने अपने अब तक के सबसे छोटे AI मॉडल V3 मिनी का अनावरण किया। सारा मामला इसी वजह से चर्चाओं में आ भी गया। क्या क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि यह एक छोटा सा हल्का सा भाषा का AI मॉडल है। किस मामले में? सिर्फ भाषा के मामले में ही बात आप लोग ध्यान रखिएगा। जो ये V3 मिनी है वो टेस्ट किया गया कई क्षेत्रों में। भाषा के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है, तर्क के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया है, कोडिंग के मामले में अच्छा प्रदर्शन किया, गणित, इसके अलावा कई और क्षेत्रों में भी इसने अच्छा प्रदर्शन किया। तो इन सभी चीज़ों में अच्छा प्रदर्शन करने की वजह से माना गया कि हाँ, ये सक्सेसफुल है अपने क्षेत्र में। मिनी है तो बहुत अधिक जिम्मेदारियाँ इसको नहीं देंगे, जो छोटी मोटी जिम्मेदारियाँ ही इसको देंगे। तो वह सभी चीज़ें देते हुए इन्होंने अब इसका अनावरण कर दिया है। यह जो मॉडल है OpenAI के GPT-4 टर्बो जैसे अन्य बड़े भाषा मॉडल की तुलना में सरल और सस्ता है, जिस वजह से इसको लोकप्रियता भी मिल रही है। इसकी सबसे खास बात यह है कि इसको इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होती। बिना इंटरनेट कनेक्शन के आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं और इसके माध्यम से अपने कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। ये सबसे खास विशेषता है इसकी, क्योंकि बाजार में आज के समय में देखें कि भाषा AI मॉडल तो बहुत सारे चल रहे हैं, लेकिन इंटरनेट के बिना चलें ये स्थिति हम लोग नहीं देख पा रहे हैं। तो इस मामले में ये बहुत अधिक खास है। हालांकि माइक्रोसॉफ्ट अभी लगातार तेज़ी से कार्य कर रहा है, क्योंकि वह चाहता है कि 3 छोटे अलग अलग AI भाषा मॉडल वह तैयार करे। तो उन सभी के ऊपर कार्य करते हुए अभी उसने पहला तो रिलीज़ कर दिया है V3 मिनी, जिसके अंदर 3.8 बिलियन पैरामीटर्स हैं, लेकिन अभी 2 और आने हैं। V3 स्मॉल आएगा जिसमें 7 बिलियन पैरामीटर है, वहीं V3 मीडियम आएगा इसमें 14 बिलियन पैरामीटर है। तो अभी लगातार कार्य चल रहा है, 2 आने वाले हैं, एक का इन्होंने अनावरण सक्सेसफुली कर दिया है, जैसा कि हम लोग अभी देख भी चुके हैं। इतना मामला क्लियर है आप लोग को? बढ़िया। इसी के साथ आज की इस पूरी वीडियो से इन सभी में से हमने एक प्रश्न चुना है आप लोग के लिए। अगर आपने सभी चीज़ों को अच्छे सुना, जाना, समझा है तो बस जल्दी से अब आप लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट कर दीजिए। ज़रूरी है आप सभी के लिए। देखते हैं कितने लोगों ने सभी चीज़ों को अच्छे समझा और आपको याद है इस प्रश्न का उत्तर। ठीक, बाकी आज की वीडियो में इतनी ही बात हम लोग करेंगे और ऐसे ही वीडियोस आप लोग के लिए लाए जाते रहेंगे। आप लोग को वीडियो पसंद आई तो बाकी साथियों तक ज़रूर शेयर करना है और वीडियो को लाइक के बिना कहीं नहीं जाना है। अगली वीडियो में फिर कुछ नई बातें होंगी, कुछ नए विषयों के साथ, लेकिन तब तक के लिए विदा दीजिए। थैंक यू सो मच।